नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ। तो आइए देखते हैं बिना देर किए पूरा सच। जब से पाकिस्तान इस धरती पर पैदा हुआ है, तभी से वो नापाक हरकतें करता रहा है। लेकिन पिछले साल उसने एक ऐसा पाप किया था जिसका अंजाम वो अब पूरे 1 साल बाद भुगत रहा है। हम बात कर रहे हैं पहलगांव आतंकी हमले की, जिसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। अब पूरे 1 साल बाद इसका साइड इफेक्ट नजर आया है। पाकिस्तान में सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का पानी सूखने लगा है। किसान और आम जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर उठे। पाकिस्तान के बड़े बड़े जानकार मान रहे हैं कि इस बार गर्मी में पाकिस्तान का गला सूखने वाला है, क्योंकि भारत ने उसका नल बंद कर दिया है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र पहुंचा है, जहां उसने भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि यह नए दौर का भारत है, जहां खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि भारत ने जो 1 साल पहले पाकिस्तान का पानी बंद किया था, उसका असर आने वाले 3 महीनों में किस तरह से दिखने वाला है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे सिंधु जल समझौते का पूरा इतिहास, और साथ ही बताएंगे वो ऐतिहासिक भूल जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने भारत के हिस्से का पानी भी पिया और बदले में भारत का खून भी बहाया। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पाकिस्तान के पसीने अब छूटने लगे हैं। अपनी 1 साल पुरानी भूल की आग में पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग तपने और झुलसने लगे हैं। भारत से आने वाली नदियों के पानी को लेकर पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए गुहार लगा रहा है, भीख मांग रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC से अपील की है कि वो भारत से सिंधु जल संधि को पूरी तरह से बहाल करने के लिए कहे। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की तरफ से इस संधि को स्थगित करना क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और मानवीय स्थिति के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद ने इस मुद्दे को औपचारिक रूप से उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार का पत्र UNSC के अध्यक्ष जमाल फारेस अल रुबाई को सौंपा है। इस पत्र में पाकिस्तान ने अपील की है कि सुरक्षा परिषद भारत पर यह प्रेशर बनाए ताकि सिंधु जल संधि के तहत सभी प्रावधान जैसे डेटा साझा करना और सहयोग दोबारा शुरू करना एक बार फिर से लागू किया जाए। आपको बता दें कि भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। उस हमले में 26 लोगों की जान गई थी और इसमें पाकिस्तान का हाथ था, और भारत ने संधि को सस्पेंड करके संदेश दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यानी भारत ने यह कड़ा रुख दिखाया था कि जब तक आतंकवाद जारी रहेगा तब तक जल समझौते भी प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, और भारत की तरफ से पानी रोकना उसे प्यासा मार सकता है। दरअसल सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है। इसके तहत भारत से जाने वाली पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, और पाकिस्तान अपनी ज्यादातर खेती के लिए इन्हीं 3 नदियों पर निर्भर है। यही वजह है कि अब 1 साल बाद इस संधि के स्थगित होने का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। ना केवल पाकिस्तान की आवाम, वहां की सरकार, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी इसे लेकर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के मशहूर अखबार द नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शिक्षा जगत, मीडिया जगत और कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों ने सिंधु जल संधि को लेकर कड़ी चिंता जताई है। इनका कहना है कि पूरे पाकिस्तान में पानी की गंभीर कमी हो सकती है, जिससे पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में मानवीय संकट पैदा हो सकता है। पाकिस्तानी थिंक टैंक ने कहा है कि जल संधि के स्थगित होने से पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने और भारत को समझाने यानी कि भारत पर दबाव बनाने की भी अपील की है। तो भारत ने 23 अप्रैल 2025 को घोषणा की कि वो सिंधु जल संधि को रोक रहा है।
ये फैसला एक दिन पहले पहलगांव में क्रूर आतंकवादी हमले के जवाब में लिया गया था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकांश पर्यटक थे। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करते हुए कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करते हुए संधि की मूल भावना का उल्लंघन किया है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने संधि पर क्या कहा था। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है, और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। तो सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सिंधु, झेलम और चेनाब जैसी नदियों का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को मिलता है। यहां तक कि समझौते के तहत जितना पानी पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, उससे भी ज्यादा पानी मिलता था। देश की खेती यानी पाकिस्तान की खेती और सिंचाई इन्हीं पर टिकी है। बिजली उत्पादन और पीने का पानी भी इसी समझौते पर निर्भर है। ऐसे में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, पाकिस्तान में पानी की मांग और संकट दोनों बढ़ जाते हैं। आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए, कुछ डेटा के जरिए आपको समझाते हैं कि सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है। देखिए, पाकिस्तान की 80% खेती जो है वो सिंधु बेसिन के पानी पर पूरी तरह से निर्भर है। यानी सिंधु का पानी रुक जाए तो पाकिस्तान की पूरी खेती ठप हो जाएगी। पाकिस्तान के लगभग पूरे खाद्य उत्पाद का जो 90% का जो आधार है उसका, वो सिंधु बेसिन है। यानी इस बेसिन के सूखने से पाकिस्तान में भुखमरी आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी सिस्टम पाकिस्तान के जीडीपी में 25% योगदान करता है। वहीं पाकिस्तान के कुल निर्यात का 24% हिस्सा सिंधु बेसिन से जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कुल रोजगार का करीब 45% हिस्सा सिंधु बेसिन से जनरेट होता है। और पाकिस्तान की ग्रामीण आबादी, गांव में रहने वाली जनसंख्या का करीब 65% हिस्सा सिंधु बेसिन पर पूरी तरह से निर्भर है। और पाकिस्तान के कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों को सिंधु नदी से पीने का पानी मिलता है। और तो और पाकिस्तान का जो कुल बिजली उत्पादन का जो करीब 33% हिस्सा है, वो सिंधु बेसिन पर बंधे जो बांध हैं जैसे मंगला डैम आदि, इनसे बिजली पैदा होती है। 33% पाकिस्तान की कुल बिजली का। और कुल मिलाकर पाकिस्तान के 23 करोड़ लोग किसी ना किसी तरह से सिंधु बेसिन पर आश्रित हैं। तो सिंधु नहीं तो फिर पाकिस्तान का वजूद भी नहीं। लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल मानसून सत्र के दौरान 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान सिंधु जल समझौते का जिक्र किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाते हुए कहा था कि सिंधु जल समझौता भारत की अस्मिता और स्वाभिमान के साथ किया गया एक बहुत बड़ा धोखा था, क्योंकि पंडित नेहरू इस समझौते के तहत भारत से निकलने वाली नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए सहमत हो गए और भारत को मिला सिर्फ 20% पानी। इस तरह पीएम मोदी ने तथ्यों के साथ बताया था कि तत्कालीन पीएम नेहरू ने जो सिंधु जल समझौता किया था वो देश हित के खिलाफ था। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर नेहरू ने बांध पर गाद
निकालना यानी डीसिल्टिंग के लिए बने गेट को भी पूरी तरह बंद कर दिया था। आप भी सुनिए, पिछले साल 29 जुलाई को लोकसभा में पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते के इतिहास को लेकर कौन सा खुलासा किया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, इससे भी बड़ी बात, देश चौंक जाएगा। ये चीजें छिपाई गई है, दबा दी गई है। कहीं भी बांध बनता है तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है उसकी सफाई का, डीसिल्टिंग का। उसमें जो मिट्टी भर जाती है, बाकी घास वगैरह आकर के भर जाता है तो उसकी कैपेसिटी कम होती है, तो उसकी सफाई के लिए यानी इनबिल्ट व्यवस्था होती है। नेहरू जी ने पाकिस्तान के कहने पर यह शर्त स्वीकार की है कि इन बांध में जो मिट्टी आएगी, कूड़ा कचरा आएगा और बांध भर जाएगा, इसकी सफाई नहीं कर सकते, डीसिल्टिंग नहीं कर सकते हैं। बांध हमारे यहां, पानी हमारा, लेकिन निर्णय पाकिस्तान का कि आप डीसिल्टिंग नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जब इस बार मैं डिटेल में गया तो एक बांध तो ऐसा है कि जहां ये डीसिल्टिंग के लिए जो गेट होता है ना, उसको वेल्डिंग कर दिया गया है ताकि कोई गलती से भी खोल करके मिट्टी को निकाल ना दे। पाकिस्तान ने नेहरू जी से लिखवा लिया था कि भारत बिना पाकिस्तान की मर्जी अपने बांधों में जमा होने वाली मिट्टी साफ नहीं करेगा, डीसिल्टिंग नहीं करेगा। ये समझौता देश के खिलाफ था और बाद में नेहरू जी को भी ये गलती माननी पड़ी। तो पीएम मोदी ने 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को पंडित नेहरू की एक ऐतिहासिक भूल बताया। आइए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सिंधु जल समझौते को ऐतिहासिक भूल क्यों माना जाता है। तो बात यूं है कि आज से 66 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने पाकिस्तान को सिंधु नदी का 80% पानी तो दिया ही दिया था, बल्कि देश की दौलत भी लुटा दी थी। जी हां, भारत ने पाकिस्तान को पानी देने के साथ साथ उसे नहरें बनाने के लिए उस समय 83 करोड़ रुपए भी दिए थे। और आगे सुनिए, 83 करोड़ रुपए की ये रकम पाकिस्तानी रुपए में नहीं दी गई थी या इंडियन रुपीस में नहीं दी गई थी, बल्कि विदेशी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग में दी गई थी। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस समय हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार कंगाली की हाल में था। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये 83 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1960 के ये 83 करोड़ पाउंड आज यानी 2026 में करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए के बराबर होते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी रकम हमने पाकिस्तान को दे दी और बदले में हमें क्या मिला? हमें मिला 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 80 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद, 1999 में कारगिल, फिर उड़ी, फिर पठानकोट, फिर पुलवामा और 2025 में पहलगांव। तो आइए एक एक करके सिंधु जल समझौते का पूरा सच जानते हैं, जो 1960 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और तानाशाह जनरल अयूब खान के साथ किया था। तो शुरुआत करते हैं 1947 की। 47 से तो देखिए, देश का बंटवारा होने के बाद जब दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे की बात सामने आई, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े घमंड के साथ चूर होकर कहा था कि वो हिंदुओं के पानी से पाकिस्तान की धरती पर खेती नहीं करेंगे, सिंचाई नहीं करेंगे। इसी हेकड़ी में पाकिस्तान 1948 में इस बात पर राजी हो गया था कि भारत अपनी उन नदियों को रोक सकता है जो बहकर पाकिस्तान आती है। लेकिन इसके बाद भी उस समय की नेहरू सरकार ने इस पानी को रोककर नहरें बनाकर भारत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उधर पाकिस्तान की हेकड़ी भी 2-4 साल में निकल गई, उसे सिंधु नदी के पानी की जरूरत महसूस होने लगी। और इसी बीच एक अजीबोगरीब वाकया हुआ, या यूं कहें एक रहस्यमय वाकया हुआ। 1950 के दशक की एकदम शुरुआत में अमेरिका के एक नदी विशेषज्ञ डेविड लिलिएंथल अचानक भारत और पाकिस्तान आए। लिलिएंथल अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी और अमेरिका के परमाणु ऊर्जा आयोग से जुड़े हुए थे। लिलिएंथल ने भारत दौरे के बाद एक विदेशी पत्रिका में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे की
वकालत की। इस लेख को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने भी पढ़ा। इतना ही नहीं, नेहरू ने लिली एंथल से मुलाकात भी की, और तो और खुद नेहरू ने यह माना था कि लिली एंथल ने सिंधु जल समझौते के लिए उन्हें प्रेरित किया। और अब आगे सुनिए, भारत और पाकिस्तान के बीच इस द्विपक्षीय मसले में 1954 में 1954 में वर्ल्ड बैंक ने भी एंट्री मार ली और वो दलाल यानी मिडलमैन बन गया। और आखिरकार इस तरह 1960 में नेहरू और अयूब खान के बीच ये अजीबोगरीब एक तरफा समझौता जो पाकिस्तान के पक्ष में था वो हो गया, जिसे दुनिया सिंधु जल समझौते के नाम से जानती है। और ऐसा नहीं है कि नेहरू ने जो गलती की थी वो आज के लोगों को समझ में आई है। समझौते के तत्काल बाद भी इसका जमकर विरोध हुआ था। इस संधि के बाद 30 नवंबर 1960 को विपक्ष की मांग पर लोकसभा में जबरदस्त बहस हुई थी। इस बहस के दौरान विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नेहरू से तीखे सवाल किए थे, और इन्हीं सवाल उठाने वाले लोगों में से एक थे भारतीय जनसंघ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी, जो खुद बाद में जाकर इस देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में नेहरू पर यह आरोप लगाया था कि सिंधु जल समझौते पर जब भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही थी तो भारत के जल विशेषज्ञ प्रतिनिधियों ने इस एक तरफा संधि का विरोध किया था, लेकिन पीएम नेहरू ने इसमें दखल दिया और भारतीय प्रतिनिधि मंडल को पाकिस्तान की मांगों के सामने सरेंडर करना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी ने 30 नवंबर 1960 को संसद में जो आरोप लगाए थे वो प्रकाशित हुए हैं लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित लोकसभा डिबेट की सेकंड सीरीज के खंड 48 के पेज नंबर 3165 से 3240 के बीच। इस बहस के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से पाकिस्तान को इतना पानी देने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। हम अगर चाहते तो पाकिस्तान को इससे कम शर्तों पर तैयार कर सकते थे। वाजपेयी आगे कहते हैं कि मगर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा है कि यह संधि तो होती ही नहीं अगर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू उसमें दखल नहीं देते। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा गतिरोध था जो दोनों देशों के अफसरों के बीच में था और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू ने उसमें हस्तक्षेप किया और ये समझौता हो गया। अगर प्रधानमंत्री नेहरू दोनों देशों के बीच सद्भावना और मित्रता स्थापित करने की बात करते हैं तो मेरा निवेदन है कि मित्रता और सद्भावना स्थापित करने का ये कोई तरीका नहीं है। वाजपेयी ने आगे कहा कि पाकिस्तान अगर कोई गलत मांग रखता है तो उसका विरोध होना चाहिए। अच्छे संबंधों का आधार न्याय और तर्क को मानने से होता है। सिंधु जल समझौता भारत के हित में नहीं है। पाकिस्तान को हमने अनुचित कीमत दी है और उसके बाद भी पाकिस्तान की मित्रता हमें मिलेगी, ये कोई भी विश्वास के साथ नहीं कह सकता। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात 30 नवंबर 1960 को कही थी, जब वो सिर्फ एक सांसद हुआ करते थे। तो 66 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में जो कहा था वो हमेशा सच साबित हुआ। पाकिस्तान को अपने हिस्से का पानी लुटाने के बाद भी भारत को पाकिस्तान की दोस्ती तो दूर, सिर्फ और सिर्फ खूनी धोखा मिला है। और खैर वापस चलते हैं 30 नवंबर 1960 के दिन। तो लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने पीएम नेहरू को इस बात पर भी घेरा कि आखिर जब हमने सिंधु नदी का 80% पाकिस्तान को पानी दे दिया है तो फिर 83 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत थी, वो भी विदेशी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग में, जबकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खाली है। इस सवाल पर हमारे स्वप्न दृष्टा और विश्व शांति के पैरोकार प्रधानमंत्री नेहरू की दलील थी कि हमने ये 83 करोड़ रुपए देकर शांति खरीदी है पाकिस्तान के साथ। नेहरू ने उस दिन लोकसभा में कहा था कि ये आपके निर्णय आपके हिसाब से सही या गलत हो सकता है, आप इसका हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन मैंने भी इसका हिसाब लगाया है और इसे समझने की कोशिश की है। नेहरू आगे कहते हैं कि मेरे सहकर्मियों ने पाकिस्तान से कई बार बात की है और हमें लगा है कि इन परिस्थितियों में ये 83 करोड़ रुपए देना एक सही भुगतान है। ये समझौता हमने खरीदा है। अगर आप चाहो तो ये कह सकते हैं कि हमने शांति खरीदी है और ये दोनों देशों के लिए अच्छा है। तो उस दिन संसद में विपक्ष नेहरू से सवाल पूछता रहा, लेकिन नेहरू 3-4 पन्नों का एक छोटा सा जवाब देकर, जिसमें वो कह रहे थे कि शांति हमने खरीदी है ये 83 करोड़ रुपए देकर, ये समझौता देकर, और ये सब कहकर वो संसद से बाहर निकल गए। उनका कहना था कि नेपाल के राजकुमार भारत आए हुए हैं और उन्हें उनसे मिलने जाना है। लेकिन इस दौरान नेहरू सरकार की तरफ से संसद में भारत पाकिस्तान दोस्ती की खूब तकरीरें पढ़ी गई। यहां तक कि यह भी कहा गया कि अगर यह समझौता नहीं होता है तो पाकिस्तान के बेबस, गरीब और लाचार लोग प्यासे मर जाएंगे। यही बात कहने वालों में सबसे आगे थे नेहरू सरकार के जल संसाधन मंत्री
हाफिज मोहम्मद इब्राहिम। ये वही हाफिज मोहम्मद इब्राहिम थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पूरी बातचीत की थी और काफ़ी मेहनत के बाद सिंधु जल समझौते का खाका यानी ब्लूप्रिंट तैयार किया था। 30 नवंबर 1960 को नेहरू सरकार के जल संसाधन मंत्री हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने क्या कहा था, आप भी ध्यान से सुनिए। हाफिज साहब कहते हैं उस दिन कि ये समझौता ना करना हमारी तरफ से बहुत क्रूर होता। जब भारत का बंटवारा हुआ था तब तक उस इलाके में रहने वाले लोगों को सिंचाई की सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन भारत के बंटवारे में उनकी कोई गलती नहीं थी। फिर कोई गलती ना होने पर भी उन्हें उस सुविधा से क्यों वंचित किया जाए। तो ये नेहरू सरकार के सिंचाई मंत्री हाफिज मोहम्मद इब्राहिम के विचार थे सिंधु जल समझौते में पाकिस्तान को इतना सारा पानी देने पर। सिक्किम के भारत में विलय के स्वर्ण जयंती वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा का जो आज है वो उसका शुरुआत हो गई है। पूरा राज्य उत्सव के रंग में इस मौके पर सरोबार है और सिक्किम राज्य स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की यात्रा पर गंगटोक पहुंचे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत हुआ और भव्य रोड शो में हजारों की संख्या में लोग गंगटोक की सड़कों पर उमड़ पड़े। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने के हाथ में जो तिरंगा लहरा रहा था और प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इस दौरान सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डीआर थापा भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। तो पीएम नरेंद्र मोदी कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम राज्य की स्थापना के 50वें वर्ष के समापन समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं और पिछले 1 साल से चल रहे इन समारोहों का भव्य समापन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि सिक्किम के लोगों के संघर्ष, संस्कृति और अटूट राष्ट्रवाद की जीत का प्रतीक है। पूर्वोत्तर के खूबसूरत हिमालयी राज्य के लिए ये वर्ष उत्सव, उल्लास और अपनी उपलब्धियों को याद करने का भी मौका है। ये सिर्फ सिक्किम ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और सिक्किम का भारत का 22वां राज्य बनने का इतिहास बहुत रोचक और रणनीतिक मोड़ों से भरा हुआ है। ये एक ऐसी यात्रा है जो सदियों पुरानी राजशाही से आधुनिक लोकतंत्र की तरफ बढ़ी है। तो सिक्किम में 1642 से नामग्याल राजवंश का शासन हुआ करता था, जहाँ के राजा को चोग्याल कहा जाता था और ब्रिटिश काल के दौरान सिक्किम ब्रिटिश भारत का संरक्षित राज्य था। मतलब यह कि आंतरिक मामलों में राजा स्वतंत्र था, लेकिन बाहरी सुरक्षा जो थी वो उस समय अंग्रेजों के हाथ में थी। और जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो वहाँ लोकतंत्र की मांग कर रही राजनीतिक पार्टियों ने भारत में पूर्ण विलय की मांग की। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक विशेष संधि हुई। इसके तहत सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बना और भारत को रक्षा, विदेश नीति और संचार का नियंत्रण मिला, जबकि आंतरिक जो प्रशासन था, जो सुरक्षा थी आंतरिक, वो चोग्याल जो वहाँ के राजा हुआ करते थे उनके पास ही रही। और 1970 के दशक की शुरुआत में सिक्किम के चोग्याल और जनता के बीच तनाव बढ़ गया और लोकतांत्रिक सुधारों और भारतीय संघ में शामिल होने की जनता की मांग जोर पकड़ने लगी। इसके बाद 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम का संरक्षक राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य घोषित कर दिया गया। और फिर इसके बाद 14 अप्रैल 1975 को विशेष जनमत संग्रह करवाया गया और 26 अप्रैल 1975 वो दिन था जब जनमत संग्रह के नतीजों की घोषणा हुई। इनमें करीब 98 से 99% सिक्किम की जनता ने राजशाही खत्म करने और भारत में शामिल होने, भारत में विलय होने के पक्ष में मतदान किया। 26 अप्रैल 1975 को आए जनमत के इस फैसले ने सुनिश्चित कर दिया कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य होगा और भारतीय संसद ने 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बन गया। तो यह है सिक्किम का भारत में विलय का इतिहास। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।